हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ पे डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था कॉन्केव मिरर का, कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है और मैग्नीफिकेशन के पॉजिटिव निगेटिव का क्या सेंस होता है, कब इमेज रियल होगी कब इमेज वर्चुअल होगी, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ पे रिलेशन क्या होता है। ये सब जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्केव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए इतनी सारी कंडीशंस नहीं होती हैं। जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं वो कॉन्केव के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्केव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर और कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो हम एक मिरर बनाते हैं। हमने ये एक मिरर बनाया। कौन सा मिरर है ये? कॉन्केव मिरर। आप जानते हैं दो तरह के मिरर होते हैं, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स। हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। ये हमने कॉन्केव मिरर लिया, ये कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल होता है, ये पोल है। और हमने मान लिया कि इस कॉन्केव मिरर में कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है। आप जानते हैं कि जो लाइट रे, ये हमने आपको पहले बता दिया ऑलरेडी, आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा जिसको ना पता हो। आप जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्ट होके, मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये पॉइंट तो फोकस हो गया, ये पॉइंट पोल है। ऐसा आप जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है। हमने मान लिया यहाँ कहीं सेंटर है, सेंटर फोकस से हमेशा पीछे ही होता है। हम मान लेते हैं यहाँ कहीं सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर क्या होता है? आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो स्फेरिकल मिरर है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं जाके ये अपना स्फेयर पूरा करेगा। ये जो कॉन्केव मिरर हमने बनाया है, अगर हम इन लाइनों को आगे की ओर ड्रॉ करें तो ये कहीं ना कहीं जाके अपना स्फेयर पूरा करेगा। तो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक चीज़ देखिए बेटा, आपको पता होनी चाहिए, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर हम किसी सर्किल की बात करें, अगर हम कोई सर्किल लें, ये हमने कोई सर्किल लिया, इस सर्किल में हमने यहाँ पे ये सेंटर दिखाया, ये सेंटर हो गया सर्किल का सेंटर। सर्किल की जो रेडियस होती है, अब देखिए सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी टच कराइए वो रेडियस होती है, ऐसा आप सब जानते होंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। हम सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी टच करा दें, सर्किल के सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस को कहीं भी टच करा दें, वो क्या होगी? रेडियस होगी। जो सर्किल की रेडियस होती है वो हमेशा जिस सरफेस पे टच हो रही है, जैसे ये आपका सरफेस है, वो हमेशा उस सरफेस के कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये खासियत होती है, इसको याद रखिए। जो रेडियस होती है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, किस सरफेस के? जहाँ पे वो टच की। कोई भी रेडियस कहीं भी आप ड्रॉ करिए, हमने ये दूसरी रेडियस ले ली, हमने ये रेडियस ले ली, ये जिस पॉइंट पर टच कर रही है, जिस पॉइंट पे टच कर रही है हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होगी। ये खासियत होती है रेडियस की। जो रेडियस होती है सर्किल की, सर्किल या स्फेयर या सर्किल की जो रेडियस होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। और रेडियस होती कौन सी लाइन है? सेंटर से कहीं पर भी सरकमफ्रेंस को मिला दीजिए, वो रेडियस है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिला दीजिए, ये भी रेडियस है। वो सारी रेडियस है, वो सब क्या हैं? रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, हमने कहा ये सेंटर है, हम सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिलाएं वो रेडियस होती है। तो हमने क्या किया? सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला दिया। ये पॉइंट आपको बनाना है। चलिए, हमने सेंटर से सरकमफ्रेंस वाली लाइन को मिला दिया। तो जिस पॉइंट पे हमने मिलाया
वो रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिलाइए वो सब क्या होती है, रेडियस। तो ये आपकी रेडियस हो गई। सेंटर से सरकमफ्रेंस को कहीं भी मिला दें वो क्या होगी, रेडियस। और आप जानते हैं रेडियस हमेशा जिस पॉइंट पे मिलती है उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे रेडियस क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो ये रेडियस परपेंडिकुलर हो गई। अच्छा, आप एक बार रिफ्लेक्शन को याद करिए। हमने आपको रिफ्लेक्शन बताया था। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि ये सरफेस था, ये सरफेस था, जब कोई लाइट इस पर इंसिडेंट होती थी, ये इंसिडेंट रे थी, वो रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी। इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती थी उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते थे हम, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते थे, उसको हम क्या बोलते थे, नॉर्मल। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हो रही होती उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते थे जिसको हम क्या कहते थे, नॉर्मल। तो ये तो आपका नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती थी उसको बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जबकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती थी उसको बोलते थे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन वही है। ये लाइट इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट हुई उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई, क्योंकि हमने बताया ये रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिलना है तो क्या है, रेडियस। और रेडियस हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई ये काहे का काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा। अब ये अगर नॉर्मल का काम करेगा तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम कहेंगे आई, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलेंगे आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको बोलेंगे आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको बोलेंगे आर। ठीक है, इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काट रही हो, अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों, उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काट रही हो, तो ये एंगल इक्वल होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो रेड कलर की लाइन है और ये जो ब्लैक कलर की, रेड कलर का मतलब लाइट रे जो आ रही है, जो ब्लैक कलर की लाइन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर वाली लाइन मतलब नॉर्मल, मतलब रेडियस, ये जो है वो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला एंगल, अब थोड़ी देर के लिए इन सबको भूल जाइए, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल बराबर था इस एंगल के, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा इस एंगल के। बात समझ में आ रही, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, यानी ये वाला एंगल भी आई होगा। हम इसको भी आई कह देते हैं। ठीक है, हम पॉइंट की नेमिंग कर देते हैं, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, इसको कोई नाम दे देते हैं ए। अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दीजिए, ए नाम दे दिए, एम दे दीजिए, जो बेटर लगे वो दे दीजिए, एम नाम दे दीजिए। ठीक, अब बात समझिएगा। आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऐसा तो आप पहले से जानते हैं। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर हम इनको बराबर दिखाएं, ऐसा हम जानते हैं बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई जो होगा वो बराबर होगा, यानी एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऐसा रिफ्लेक्शन का रूल हमने पढ़ा, यानी आई बराबर होगा आर के। अब देखिए आई बन कहाँ रहा है, आई यहाँ भी बनना है, आई यहाँ भी बनना है, तो हम इस एंगल को नहीं, हम इस एंगल को ले रहे हैं, क्योंकि दोनों आई है। ये एंगल है कौन सा, एफ सी एम। देखिए जो एंगल बनता है ना जहाँ पे, उसको उस पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं। ये एंगल जो बना वो एफ, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच बना। ये लाइन कहाँ से शुरू हुई, एफ से लेके सी तक गई, और ये लाइन सी से लेके एम तक गई। तो एफ सी एम, यानी एंगल एफ सी एम, एंगल एफ सी एम बराबर होगा किसके, एफ सी एम इक्वल होगा इस वाले एंगल के, क्योंकि आई आर के बराबर। ये वाला एंगल कहाँ बनना है, एम पर। कौन सा एम, सी एम एफ, एंगल सी एम एफ, दोनों एंगल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर एंगल बराबर हो किसी भी ट्राइंगल में, अगर दो एंगल आमने सामने के बराबर हों तो उनके सामने वाली साइड भी सेम होती है। अगर एंगल सेम हो तो उनके सामने की साइड भी सेम होती हैं। ऐसा आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी होगी। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आई आर के बराबर है, तो आई के सामने वाली साइड कौन सी है, एम एफ या एफ एम। आई के सामने वाली साइड कौन सी है, एफ एम, यानी हम कह सकते हैं एफ एम बराबर होगी किसके, आर के सामने वाली साइड। आर के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड, सी एफ, बराबर है किसके, सी एफ के।
यानी एफ एम बराबर है सी एफ के। आई के सामने वाली साइड एफ एम, आर के सामने वाली साइड सी एफ, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको हम पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब अगर हम इस पॉइंट एम को पॉइंट पी के बहुत ही क्लोज माने, इफ पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, इफ पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, ये बहुत पास होते हैं बेटा, क्योंकि आपका जो अपर्चर होता है ना मिरर का बहुत छोटा होता है। इफ पॉइंट एम इज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, अगर हम ऐसा मान ले कि पॉइंट एम जो है वो पी के बहुत पास है। अब देखिए जब पी के बहुत पास है यानी यहाँ कहीं पी है, यहाँ कहीं एम है, इसी जगह कहीं एम है, तो जो डिस्टेंस एफ से एम तक होगी वही डिस्टेंस एफ से पी तक होगी, क्योंकि जब दोनों पास ही पास हैं तो जो डिस्टेंस एफ से एम तक होगी वही डिस्टेंस एफ से पी तक होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस एफ से एम तक होगी, जो डिस्टेंस एफ से एम तक होगी वही डिस्टेंस एफ से पी तक होगी, क्योंकि दोनों बहुत क्लोज हैं, वही डिस्टेंस एफ से पी तक होगी। तो ये सिचुएशन हम यहाँ रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम कह सकते हैं कि एफ एम पी एफ पी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ पी होगा वो बराबर होगा सी एफ के। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में एफ एम की जगह पर एफ पी रख दिया, तो एफ पी इक्वल टू सी एफ, एफ पी इक्वल टू सी एफ, यानी ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर हो गई। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है। एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस होती क्या है, हम जानते हैं कि एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस जो होती है वो फोकल लेंथ एफ होती है। एफ से लेके पी यानी पी से लेके एफ, पी से लेके एफ, क्योंकि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाती हैं, तो पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ होती है। तो हमसे करा ये भी फोकल लेंथ है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जितनी डिस्टेंस पी से एफ तक है यानी जितनी डिस्टेंस एफ से पी तक है उतनी डिस्टेंस सी से एफ तक है। अच्छा हमें ये भी पता है ये जो सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है, यानी वी नो दैट पी से लेके सी तक की, पी सी इक्वल टू जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो पी से सी, सी क्या है, सेंटर, हमने बताया था सेंटर से कहीं भी सरकमफ्रेंस को टच करिए वही तो रेडियस होती है, तो ये सरकमफ्रेंस पे पॉइंट है, तो पी सी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी सी किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो पी सी बराबर होगा आर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आर, और पी सी है कितना, पी सी, तो पी सी का मतलब हुआ पी एफ प्लस एफ सी, पी सी का मतलब हुआ पी एफ प्लस एफ सी, क्योंकि ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है वो इससे और इससे ही मिलकर तो बनी है। पी एफ प्लस एफ सी इक्वल टू आर, पी एफ कितना है, पी एफ फोकल लेंथ है एफ, प्लस एफ सी कितना है, एफ सी, तो एफ सी भी तो पी एफ के बराबर ही है, तो यानी ये भी फोकल लेंथ हो जाएगी एफ इक्वल टू आर, एफ और एफ हो गया 2f इक्वल टू आर, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये रिलेशन हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर।